वाला है और आसपास आप भीड़ देखिए किस तरह से लोग पहले से यहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। ये काफिला आगे बढ़ता हुआ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा रोड शो होने वाला है और इस रोड शो को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पुष्प अर्पित करते हुए, और क्योंकि काफी महत्वपूर्ण चुनाव की दृष्टि से हम बात करें तो कर्नाटक का यह चुनाव है और ऐसे में समूचे भारत को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से किया, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने का, उसको और ज्यादा हाईटेक और विकसित बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कनेक्टिविटी के लिहाज से बात कर ली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर ली जाए, या इसके अलावा जो तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो सरकार की, वो लगातार लोगों तक पहुंचाने की जो कवायद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने की है और जिसका फल ये निकलकर सामने आया है कि कहीं ना कहीं जो देश का विकास है, देश की जो रफ्तार है वो और तेज होती नजर आई है। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में ये रोड शो इसकी शुरुआत होने वाली है और लोग भारी संख्या में यहां पर पहले से मौजूद हैं जो उनके एक दीदार पाने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सड़कों के किनारे यहां पर पहले से मौजूद हैं और काफी भव्य रोड शो होने वाला है। और ऐसे में कल भी जो रोड शो हुआ था उसकी तस्वीरें हम आपके साथ हमने साझा की और आपने देखा कि किस तरह से लोग भारी संख्या में यहां पर एकत्रित हुए। और उसके बाद आज का जो रोड शो है ये भी काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं कि लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उसके बाद अब से बस कुछ ही देर में ये रोड शो शुरू होने वाला है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव, और इस चुनाव की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं और ऐसे में उनकी लोकप्रियता को लेकर, जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ देश के, अगर हम बात करें देश की दृष्टि से बात करें तो देश में भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आई है और उसके अलावा वैश्विक पटल पर भी उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग कैसे यहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सड़कों के किनारे लोग सुबह से यहां पर अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित तरीके से खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार स्वागत करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद रखी गई है क्योंकि काफी भव्य रोड शो है और सबकी नजरें आज के रोड शो पर है क्योंकि ये रोड शो तमाम जो दिशा और दशा है वो यहां पर बदलने का काम करेगी। तो एक बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जो भव्यता यहां पर नजर आ रही है इस रोड शो को लेकर, जिसकी शुरुआत बस हो ही चुकी है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से लोग फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं, जनसभाओं का दौर जारी है। तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन रोड शो जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, हमने पहले भी इसकी तस्वीरें आपके साथ साझा की थी जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो उनकी लोकप्रियता है वो और ज्यादा बढ़ती हुई और लोग उनका दीदार करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पहले से यहां पर मौजूद हैं। तो काफी कुछ कायाकल्प यहां पर किया गया है। दक्षिण भारत की जब हम बात करते हैं तो यहां पर भी काफी कायाकल्प किया गया है।
तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्यता के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर और काफी कुछ ये पूरा रोड शो बयां कर रहा है। मेगा रोड शो है ये, और ये रोड शो काफी कुछ कहानी बदल सकता है यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है उसकी। आयशा खानम हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, शुरुआत हो चुकी है रोड शो की और प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो साफ तौर पर यहाँ पर काफी मजबूत नजर आ रही है और पहले से जैसे लोकप्रियता उनकी रही है वो लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है रोड शो को लेकर। और राजनीतिक पटल पर जब हम बात करते हैं चुनाव को लेकर, तो क्या कुछ बड़ा बदलाव यहां पर नजर आ रहा है? देखिए, इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की बात अगर हम करें तो उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की शख्सियत जो है इस प्रचार में बीजेपी के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार कर रहे हैं यहाँ, और जो बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो केंद्र सरकार का शासन रहा, उन तमाम उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा, उन तमाम वेलफेयर स्कीम्स को लोगों के सामने रखा, और इस प्रचार का जो अहम हिस्सा है वो है बीजेपी है भरोसे, यानी बीजेपी ही कर्नाटक का भरोसा है, लोगों का भरोसा है। और बीजेपी कर्नाटक में डबल इंजन सरकार का नारा देते हुए, डबल इंजन सरकार का जो बीजेपी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी इस प्रचार का एक अहम फोकस, अहम हिस्सा बना लिया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार के लिए उतरते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सड़क पर रोड शो करते हैं तो पूरे लोग उनके साथ जुड़ जाना चाहते हैं। देखिए, प्रचार उस वक्त महज बीजेपी के लिए प्रचार नहीं होता, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए, सब यहाँ मौजूद लोगों के लिए एक प्रधानमंत्री बहुत ही गर्व के साथ वो उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं और बहुत ही गर्व के साथ हर कोई प्रधानमंत्री की झलक देखना चाहता है। तो ये बात साफ जाहिर होती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं, बल्कि आम आदमी, आम जनता, आम सिटीजन में वो बेहद जोश और बेहद उत्साह भरते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ तमाम इलाकों में युवा जो है हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। एक नई पीढ़ी, एक न्यू जनरेशन को हम देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई परिवार जो है अपने घर से बच्चों को लाए हैं, कई परिवार जो है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखे, कंधों पर बच्चों को बिठाया है यहाँ पर सड़क के दोनों ओर खड़े हुए। तो ये बयान करता है कि प्रधानमंत्री की शख्सियत जो है ये महज चुनाव तक सीमित नहीं है, महज एक प्रचार तक सीमित नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व जो है वो हर किसी तक पहुंच रहा है, उनका व्यक्तित्व हर किसी को लुभाता है। तो जाहिर है आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं, वो न्यू इंडिया का सपना जो प्रधानमंत्री अमृतकाल का सपना जो बताते हैं। बिल्कुल आयशा, मोदी के नारों से यहाँ पर जैसा पूरा समा गूंज चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूल बरसाकर लोग लगातार यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री का रहा है और ऐसे में रोड शो को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर कलाकार भी पहले से मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, ये रोड शो काफी महत्वपूर्ण रहा है। आयशा खानम हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आयशा से हम बात करेंगे, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर काफी कुछ कह रही है उनकी लोकप्रियता के बारे में, प्रधानमंत्री की शख्सियत के बारे में, और साफ तौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपल टू पीपल कनेक्ट जो एक बनाया है, एक कनेक्शन बनाया है लोगों से अपना, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विकास की जो परियोजनाएं है उसका लाभ पूरे देश में देखने को मिला है। तमाम ऐसी योजनाएं चलाई गई, तमाम ऐसी परियोजनाएं चलाई गई जिनसे लोगों को लाभ पहुंचा। डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, हम
वैश्वीकरण की बात करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और दुरुस्त करने की बात करते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा हाईटेक बनाने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम इन क्षेत्रों में काम किया है। हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हम और विकास का जो पूरी संरचना है उसको और ज़्यादा विकसित किस तरह से किया जाए, इसकी रूपरेखा की जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कुछ सालों में तमाम जो योजनाएं चलाई, परियोजनाएं चलाई, उसका लाभ आम जनमानस को मिला है और यही वो लाभ है जिसकी वजह से लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। उनकी लोकप्रियता इसी वजह से और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री लोगों के दिलों में बसते हैं और लगातार देश हित में, लोगों के लिए, जनहित में लगातार काम करते हुए नजर आए हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है वो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी और ज्यादा उभरती हुई नजर आ रही है। आयशा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, ये काफिला काफी जोर शोर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि हम जान रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं, ऐसे में इस रोड शो से, प्रधानमंत्री के इस दौरे से बीजेपी की अगर हम बात करें तो कितना बल यहां पर मिलता हुआ बीजेपी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो पहले बेहतर थी लेकिन अब और ज्यादा मजबूत होती नजर आएंगी इस चुनाव में। जी हाँ, ये रोड शो अभी देख सकते हैं आप कैसे सीवी रामन नगर में और आगे बढ़ता जा रहा है और जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये रोड शो बहुत अहम रहे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए ज्यादा से ज्यादा दूर तक लोगों तक पहुंचते हुए नजर आए। बीजेपी ने अपनी कैंपेन स्ट्रैटेजी को पहले से ही तय किया था कि जो आखिरी दौर होगा कैंपेन का, इस आखिरी दौर में प्रधानमंत्री की धुआंधार कैंपेनिंग होगी, एक तरह से पहुंच होगी हर कोने कोने तक। तो ये बीजेपी की प्लानिंग जो है लास्ट फ्यू डेज की, लास्ट 1 वीक की जो प्लानिंग थी, ये रंग ला रही है क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से ही कैंपेन करते हुए कांग्रेस एक पीक तक पहुंच चुकी थी, ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी और कांग्रेस की उम्मीद हो रही थी, कांग्रेस को लगने लगा था कि एंटी संबंध की वेव है और कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की आखिरी दौर की स्ट्रैटेजी का पता चला और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे तो विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजी को रिवर्स करना पड़ा, दोबारा से अपनी कैंपेनिंग को रिवर्स करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जो रोड शो कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये काफी रंग ला रहा है बीजेपी के लिए क्योंकि बेंगलोर में 28 विधानसभा सीटें हैं। ये 28 विधानसभा सीटें बहुत अहम है। बेंगलोर शहर 2009 तक करीब 12 सीटें थी बेंगलोर में, लेकिन अब डिलिमिटेशन के बाद बेंगलोर शहर 28 सीटों वाला शहर हो गया है। बेंगलोर का दायरा 148 किलोमीटर का दायरा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलोर के कॉस्मोपॉलिटन शहर के लोगों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, बीजेपी का कनेक्ट पहले से ही ये रहा कि बीजेपी आसानी से अर्बन वोटर को आसानी से कनेक्ट करती रही। तो बीजेपी अब यही उम्मीद लगा रही है कि बेंगलोर में जो 28 सीटें हैं, इन 28 सीटों में कम से कम 20-25 सीटें अगर बीजेपी के खाते में आते हैं तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि एक स्थिर सरकार बनाने के लिए बीजेपी को ये सीटें बेंगलोर से चाहिए। इस समय बीजेपी के पास करीब 11 सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी अब अपना जो खाता है इसे और बढ़ाना चाहती है क्योंकि बेंगलोर शहर को बीजेपी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी तवज्जो दी गई है। मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी बेंगलोर को एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाएगी, यानी जिस तरह से दिल्ली के पास नोएडा एनसीआर रीजन है, ठीक उसी तरह से बेंगलोर को स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को और ग्रोथ के लिए उसको तवज्जो दी जाएगी। और प्रधानमंत्री खासकर जब बेंगलोर पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री हमेशा डिजिटल कनेक्ट यानी टेक्नोलॉजी से लोगों के साथ जुड़ते हैं और बेंगलोर एक सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है और बेंगलोर हब है, आईटी हब है। तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो आगे चलकर बेंगलोर को एक ग्लोबल इनोवेशन हब देगा, यानी उस प्रोजेक्ट का नाम होगा डिजिटल युवा नाडु, यानी युवाओं के लिए एक डिजिटल राष्ट्र कायम करने की और एक लक्ष्य रहेगा। तो इस तरह से ग्लोबल इनोवेशन हब की बात मैनिफेस्टो में कही गई है और ये तमाम चीजें हैं जो आईटी और सिलिकॉन वैली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से जुड़ते रहे हैं और हमेशा स्टार्टअप को उन्होंने बढ़ावा दिया है, युवाओं को बढ़ावा दिया है।
युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में न्यू इंडिया की नींव है और ये न्यू इंडिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्कीम इसी के आधार पर, इसी की इर्द बनाते रहे हैं। और जब बैंगलोर आते हैं तो कल भी हमने देखा, जब बैंगलोर साउथ से प्रधानमंत्री का जो रोड शो था, ये जो बैंगलोर साउथ इलाका है ज्यादातर आईटी हब है, यहाँ पर आईटी में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर हमने देखा लाखों की संख्या में आईटी हब से आए हुए लोग हैरान रह गए कि इस तरह का प्रचार भी होता है, क्योंकि इनमें से आईटी के कई बार आरोप लगता है कि जो आईटी में काम करने वाले लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, वो जब मतदान होता है तो वो वीकेंड के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन कल जिस तरह का प्रचार उन्होंने देखा है तो वो अब ये कह रहे हैं कि वो जरूर बुधवार के दिन अपना मत डालने के लिए जरूर पहुंचेंगे। तो इस तरह से बदलाव कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस राह से गुजर रहे हैं, सीवी रामन नगर बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तमाम डिफेंस पीएसयू सेक्टर्स इस क्षेत्र में आती हैं। एचएएल की हेलीकॉप्टर यूनिट, एचएएल की कई एमएसएमई जो है इस क्षेत्र में आती हैं और करीब 15,000 से ज्यादा एमएसएमई है जो एचएएल के साथ काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर का सपना जो है इन्हीं सड़कों से होने वाला, जो गुजरने वाला सपना है, इन्हीं सड़कों से सीवी रामन नगर की ओर से ये सपना गुजरता है, ये विजन है। और इन इलाकों में भारी मात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की संख्या है और यहाँ पर भी काफी कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है। यहाँ पर भी काफी भारी संख्या में केरल से, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग इलाकों से आए लोग जो है यहाँ पर अपना, उन्होंने इस इलाके को अपना घर बनाया है। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों तक पहुँच रहे हैं। आगे चल के मंदिर से पास होंगे जहाँ पर सुब्रमण्य मंदिर है, वहाँ पर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए कई संख्या में लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर हनुमान चालीसा का उच्चारण भी हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो एमजी रोड की ओर पहुंचेंगे, जो ट्रिनिटी चर्च है, ट्रिनिटी सर्कल है, जहाँ पर ये रोड शो खत्म होने वाला है। यहाँ भी बहुत अहम है, ये बैंगलोर का हब है, बैंगलोर का एक ऐसा लोकेशन है जो युवाओं के लिए और एक ग्लोबल सिटी के लिए जो हब माना जाता है। एमजी रोड का आखिरी पड़ाव ये बैंगलोर का अहम पहचान है। तो प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुँचेंगे और हमने देखा जिन रोड पर प्रधानमंत्री का रोड शो नहीं होने वाला है वहाँ तक भी लोगों की भीड़ जमा हो गई है। ये कोशिश में की कि वो आगे बढ़ सके और इस काफिले के साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ चल सके। आयशा, ये जो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से ये पूरा काफिला गुजरेगा, तो ऐसे में उन विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति है और युवाओं और महिलाओं की भागीदारी अब की बार कितनी सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, इन विधानसभा क्षेत्रों में अगर हम कहें तो सीवी रामन नगर है, यहाँ पर बीजेपी का हमेशा से गढ़ माना गया है। बीजेपी के विधायक है यहाँ पर। फिर अगर हम आगे चलते हैं, अलीपुर जो सीवी रामन का हिस्सा है, यहाँ भी बीजेपी का गढ़ है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर बकलिका का डोमिनेशन रहा था, लेकिन अब सीवी रामन नगर में रघु जो सचिन एमएलए हैं वो 5वीं बार वो यहाँ पर मैदान में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 4 टर्म्स उन्होंने पूरे किए हैं। तो ये सीट बीजेपी के पास रही है और आगे अगर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो शांति नगर इलाका है जहाँ पर कांग्रेस के साथ बीजेपी का कड़ा मुकाबला है, कड़ी टक्कर है। यहाँ पर एनए हारिस है जो वो भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और उन्होंने भी अपने 4 टर्म पूरे किए हैं। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि उन तमाम इलाकों में अपना प्रचार को और मजबूत बनाए जहां पर बीजेपी को उम्मीद है कि वो कांग्रेस से सीट छीनकर बीजेपी के पास ले आए। तो ये प्रचार इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है और इस प्रचार के रूप में शिवाजीनगर का इलाका भी आता है। थोड़ा रूट जो है शिवाजीनगर इलाके में भी आते हैं और यहाँ भी बीजेपी जोरदार प्रचार कर रही है क्योंकि इस इलाके में ज्यादा अल्पसंख्यक हैं और ज्यादा तमिल भाषी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी अपनी प्रेजेंस जो है मौजूद करने के लिए इस प्रचार से बहुत लाभ उठाने की कोशिश जरूर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो तमिल भाषी वोटर्स हैं और जो अल्पसंख्यक हैं ये शिवाजीनगर इलाके में हमेशा से निर्णायक वोटर्स होते रहे हैं। तो इधर भी इस प्रचार का असर जरूर पड़ेगा। तो ये 3 बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी सीवी रामन नगर, शांति नगर, शिवाजी नगर से
ये काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। देखिए गौरव, एक और दिलचस्प बात है, आज बीजेपी इस रोड शो को और भी आगे ले जा सकती थी, लेकिन नीट एग्जाम के चलते बीजेपी ने तय कर लिया कि इस रोड शो को करीब 11:30 बजे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 बजे से नीट एग्जाम है और कई हजारों की संख्या में युवा बैंगलोर में एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं, वो एग्जाम के केंद्र पहुंच रहे हैं। तो 11:30 बजे तक ये रोड शो खत्म करने के लिए बीजेपी ने उसी हिसाब से प्लानिंग की है। पहले जब बीजेपी ने प्लानिंग की थी कि एक ही दिन में पूरा शहर कवर किया जाएगा, लेकिन लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, कहीं भी बिल्कुल, और साफ तौर पर छात्रों को किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं एग्जाम के लिए और आज वो एग्जाम भी है। और ऐसे में एक तरफ तो ये एग्जाम है, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का भी एग्जाम है, तो 2 तरह के एग्जाम है। और इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत तो झोंकती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन विद्यार्थियों के मन में कोई सवाल ना हो, उनकी हमेशा स्पष्टता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कारगर रहकर उन्होंने तमाम कदम भी उठाए हैं। ऐसे में ये कदम भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है दृष्टि से, क्योंकि भविष्य भी कहीं ना कहीं आज से ही निर्धारित होगा इन बच्चों का जो आज नीट की इस परीक्षा में बैठेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अपनी परीक्षा है राजनीतिक पार्टियों के लिए, और दूसरी तरफ छात्रों के एग्जाम हैं, तो आज का दिन बहुत अहम है और छात्र जरूर ये कोशिश करेंगे कि वो जल्दी अपने एग्जाम सेंटर्स पहुंचे, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला गया था कल भी और आज भी। बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस की सराहना करनी होगी, क्योंकि कल जिस तरह से उन्होंने बैंगलोर में रोड शो के चलते 26 किलोमीटर का रोड शो कल हुआ था, उसके चलते कहीं भी किसी तरह का ट्रैफिक जैम, किसी तरह का क्लस्टर नहीं बनने दिया। और अब आज भी उसी तरह से इस ट्रैफिक को संभाला गया है और ये भी निर्देश दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों के लिए कि अगर छात्र जो एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अगर वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाए और पुलिस इसका पूरा इंतजाम करेगी। तो जाहिर है, आप देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से युवाओं के लिए बात करते हैं। तो ये जो उनकी सोच है, इस सोच को बीजेपी ने अपने इस कैंपेन में उतारा है, इस कैंपेन में दर्शाती है कि यहाँ पर किसी तरह से छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। तो रोड शो आगे बढ़ रहा है और अल्सपुर की तरफ पहुंच रहा है और ये हम देख सकते हैं जो रोड शो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, फ्लाईओवर के नीचे से पहुंच रहा है। देखिए, बैंगलोर और इंदिरा नगर के बीच बैंगलोर का सबसे पहला मेट्रो स्टेशन बना था, सबसे पहला मेट्रो लाइन बनी थी 8 किलोमीटर की लाइन, और ये जो है बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहली कड़ी थी और ये 8 किलोमीटर की लाइन बहुत अहम है बैंगलोर के लोगों के लिए। बहुत भावुक है बैंगलोर के लोग मेट्रो को लेकर और इसे नम्मा मेट्रो कहते हैं, यानी हमारी मेट्रो कहते हैं। तो ये मेट्रो लाइन के नीचे से प्रधानमंत्री का काफिला आगे गुजर रहा है और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्सपुर की तरफ पहुंचेंगे। जो भोपालिया है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर स्लम्स हैं और वहाँ से भी कई भारी मात्रा में लोग सड़कों पर आए हैं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं इनमें से कई लोग हैं जो लाभार्थी हैं, जिन्हें डायरेक्ट केंद्र सरकार की स्कीम का फायदा हुआ है। कई स्कीम हैं जो महिलाओं के लिए, जो युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने लागू की है। इन तमाम स्कीम का उन्हें डायरेक्ट फायदा मिला है। तो ये तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि लोग हजारों की संख्या में हाथों में फूल लिए खड़े हुए हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री इन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी गौरव। आयशा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधानसभा जो क्षेत्र हैं उसमें तमाम चुनौतियां भी कहीं ना कहीं नजर आ रही होंगी। वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं जिससे बीजेपी को अब की बार पार पाना है, और जो बाकी अन्य पार्टियां हैं वो किस तरह से अब की बार चुनावी मैदान में जो मुद्दे लेकर उतरी हैं वो कितने प्रभावी अब की बार दिख रहे हैं? जी देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। ये विधानसभा चुनाव जो है एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। तो इस चुनाव को बहुत ही अहमियत दे दी गई, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी, सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी की एकमात्र पहचान है। बीजेपी मजबूत है यहाँ पर और बीजेपी ने हमेशा से कर्नाटक को दक्षिण का द्वार माना है। तो बीजेपी ये पूरी कोशिश में है कि कर्नाटक जो बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार है वो अपने पास रहे
और इस राज्य में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है। तो जाहिर है बीजेपी के लिए बहुत अहम है, कांग्रेस के लिए भी ये अहम है, क्योंकि कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था किसी समय कर्नाटक, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है, कोalition सरकार चलाई थी कांग्रेस ने पिछले 2018 के चुनाव में जेडीएस के साथ मिलकर, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकी और कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता था, लेकिन कांग्रेस के हाथ में धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। तो कांग्रेस के लिए उसके अस्तित्व और उसकी पहचान की लड़ाई है, और कांग्रेस अगर कर्नाटक में इस चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करती, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा दोबारा वापस कर्नाटक में अपना शासन लाना और यहाँ पर वापस सत्ता में आना। और जेडीएस के लिए तो बहुत ही अहम है, क्योंकि जेडीएस एक रीजनल पार्टी है, और देखिए जेडीएस हर बार यही ऐलान कर देता है चुनाव से पहले कि जेडीएस किंग मेकर बनेगा, क्योंकि जेडीएस को इस बात का चस्का लग चुका है पिछले चुनावों में भी, क्योंकि वो 25-30 सीटें लेकर कोalition सरकार बना लेता है। एक बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई, एक बार कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो जेडीएस को इस बात से तसल्ली मिल जाती है कि वो 25-30 सीटें जीत लेंगे, और अगर कोalition सरकार बनती है तो जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे और मुख्यमंत्री पद के लिए नेगोशिएट किया जाएगा। तो लेकिन इस बार जेडीएस का गढ़ भी खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने इन तमाम इलाकों में, जो ओल्ड मैसूर रीजन है, तुमकुर रीजन है, चन्नपट्टा है, इन तमाम इलाकों में बीजेपी ने अपनी कमजोरी का एनालिसिस किया पहले से ही। लगभग 1 साल पहले से बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह इन तमाम इलाकों में लगातार बीजेपी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन इलाकों में खासकर ओल्ड मैसूर रीजन में कई विकास की योजनाओं को लागू किया गया। हालांकि ये जेडीएस का गढ़ है, लेकिन जेडीएस के शासन के दौरान भी इन इलाकों में अभी तक पक्की सड़कें नहीं मिली थी, और बेंगलोर मैसूर हाईवे जो केंद्र सरकार ने हाल ही में उसका उद्घाटन किया, ये एक सौगात है इस ओल्ड मैसूर रीजन के लिए, और यहाँ के विकास के लिए एक रफ्तार देने वाला हाईवे है ये। तो अमित शाह ने इस इलाके में बहुत ही मेहनत की है कुछ समय से, और यहाँ के जो कोऑपरेटिव्स हैं उन्हें भी एक साथ लाया है। हालांकि उन्हें बाद में नंदिनी को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसको कांग्रेस ने एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर दी। तो जेडीएस के लिए अपना गढ़ बचाना बहुत जरूरी है, और जेडीएस लगातार कोशिश कर रही है। और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जो है मैदान में उतरे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा 90 वर्ष के हैं, हालांकि उनकी सेहत पे ठीक नहीं रहती, लेकिन इसके बावजूद वो अपना गढ़ बचाने के लिए इस इलाके में प्रचार करते हुए नजर हैं। देवेगौड़ा के लिए काफी सम्मान है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को लोग इस बात से भी नाराज हैं कि जेडीएस जो है भले ही सेक्युलर जनता दल है, भले ही आम आदमी की बात करती है, किसानों की बात करती है, लेकिन जेडीएस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपना परिवार होता है। ये नाराजगी जो है लोगों के मन में है, लेकिन इसके बावजूद प्रचार जोरदार चल रहा है। आयशा, ये जो मुद्दे हैं वो तो प्रभावी है ही हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव अप्रोच की बात करें तो अब की बार पिछले चुनाव से अब की बार का चुनाव कितना अलग नजर आ रहा है, और अब की बार जो मुद्दे हैं वो कितने ज्यादा बदलाव के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो सरकार ने परियोजनाएं चलाई उनका लाभ लगातार पूरे देश में और खासतौर पर दक्षिण भारत में देखने को मिला है। तो ऐसे में पिछले चुनाव से अब की बार का जो चुनाव है वो कितना अलग आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग पॉलिटिकल इक्वेशंस पर लड़ा जा रहा है। हमेशा से कर्नाटक में जब भी चुनाव होते थे तो यहाँ पर सबसे पहले जाति या समुदाय को लेकर बात होती थी कि लिंगायत जाति का कोई शख्स वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो कलिगा का कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो इस तरह से बात किया जाता था कि एक ही समुदाय जो है वो निर्णायक समुदाय है, वो चुनाव का फैसला करते हैं। लेकिन ये चुनाव बहुत अलग है, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव को एक नई दिशा दे दी। क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर भले ही लिंगायत समुदाय निर्णायक समुदाय, लेकिन उसके बावजूद कई फेरबदल किए, कई नए चेहरे जो है उनको टिकट दिए, मैदान में उतारा उन्हें, और ये साबित कर दिया कि बीजेपी महज एक समुदाय या फिर एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। बीजेपी एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को मौका देना चाहती है, युवाओं को मौका देना चाहती है। और इस चुनाव में जब टिकट बांटे गए तो ये साफ हो गया कि बीजेपी एक नई पीढ़ी, एक नई
प्लानिंग को लेकर आगे चल रही है और एक नई लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार कर रही है। लेकिन बीजेपी ने भी अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। हालांकि बसवराज बोम्मई कर्नाटक के अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने कहीं भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, कोई भी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जब चुनाव लड़ा जाए तो सब मिलकर, तमाम समुदाय मिलकर ये चुनाव लड़े और बाद में बीजेपी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि बीजेपी हमेशा से जब मुख्यमंत्री का ऐलान करती है, मुख्यमंत्री को चूज करती है फाइनली, तो बीजेपी कहीं ना कहीं सरप्राइज बीजेपी के पास होता है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो बीजेपी एक नया चेहरा कर्नाटक को देगा, एक युवा चेहरा जो है मुख्यमंत्री पद पर होगा। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस, हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दांव पर है और सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सिद्धरामैया विपक्ष नेता है, डीके शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन इन दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचतान है, ये कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ हद तक कंफ्यूजन फैला रही है। कुछ हद तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें किसका साथ देना है और उन्हें क्या मानना है। तो ये कुछ हद तक कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करती है और लगातार जो बयानबाजी, जो व्यक्तिगत हमले कांग्रेस करती रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इसके चलते कांग्रेस को कहीं न कहीं कुछ हद तक नुकसान भी झेलना पड़ा है। और मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस ने तमाम चीजें, तमाम गारंटी की बातें कह दी, युवाओं को युवा निधि की बात कही है, जो 1500 रुपए उन्हें दिए जाएंगे जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, मुफ्त बिजली की बात कही, 200 यूनिट बिजली की बात कही, ये तमाम गारंटी कार्ड के बावजूद कांग्रेस शुरू में एक अच्छा कैंपेन लेकर आई थी, एक अच्छा कैंपेन चल रहा था, कांग्रेस काफी विश्वास के साथ चल रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर निषेध लगाने की बात आई, कांग्रेस ने बजरंग दल और पीएफआई को एक समान पेश कर दिया, तो ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के फॉर्च्यून जो है वो बदल कर रख दिया है। तो अब कांग्रेस में भी इस बात को लेकर कुछ हद तक नाराजगी है कि आखिरकार बजरंग दल पर मुद्दा मैनिफेस्टो में कैसे पहुंच गया, क्योंकि इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय स्तर पर बहस करना है, इस मुद्दे को अगर बैन भी करना है किसी संगठन को, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक विधेयक लाकर से बैन किया जाता है। लेकिन मैनिफेस्टो में ये बात कहकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को धूल दे दी और बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी कांग्रेस को बैकफुट पर कर दिया और ये कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर उनके पक्ष में है। कांग्रेस जो 40% सरकार की बात कह रही थी, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, ये तमाम चीजों से कांग्रेस अभी भी उम्मीद में है कि अभी भी स्थिति हाथ से नहीं गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रचार है, जो रोड शोज है, जो कैंपेन है, इसको देखकर कुछ अलग ही तस्वीर मिल रही है और राजनीतिक विश्लेषक भी कर्नाटक में जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, वो भी कुछ हद तक कंफ्यूज है कि आखिरकार ये जो नरेंद्र मोदी का प्रचार है वो किस तरह से एक नया ट्विस्ट दे दिया है पूरे कैंपेन के लिए और इस चुनाव की जो डायरेक्शन है उस दिशा को ही बदल दी है। आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब हमने सुना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही, छोटी बड़ी सारी मिलाकर उन्होंने तमाम बातें कही। एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि टेररिज्म को लेकर जिस तरह की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए तमाम कारगर स्टेप उठाए गए। लेकिन अब हम जब बात करते हैं और कांग्रेस के शासनकाल को भी उन्होंने गिनवाया कि किस तरह की जो नाकामियां वहां पर नजर आई थी, वो भी प्रधानमंत्री ने वहां पर उसको गिनवाया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो जो नीतियां बनी थी, वो नीतियां इस आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर उस पर नकेल कसने के लिए कितनी कारगर साबित हुई थी? अपने सवाल दोहराए, यहाँ पर काफी शोर है। जी। आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो बात रखी